कभी आपने नोटिस किया है कि जब हम किसी डिसीजन को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं तो चीज़ें आसान होने की बजाय और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। शुरुआत में हमें लगता है कि जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना सही फैसला ले पाएंगे, लेकिन असल में होता इसका उल्टा है। ओवर थिंकिंग धीरे धीरे हमारी क्लैरिटी को कम कर देता है, कॉन्फिडेंस गिरा देता है और हम सिंपल सी चीज़ को भी इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि आखिर में हम या तो डिसीजन लेने से डर जाते हैं या फिर गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। मान लीजिए आपको एक सिंपल सा डिसीजन लेना है, जैसे कि आपको कोई नया कोर्स ज्वाइन करना है या नहीं। शुरुआत में आप बेसिक चीज़ें सोचते हैं, कोर्स यूज़फुल है या नहीं, टाइम लगेगा कितना, फ़ीस कितनी है, यहाँ तक सब ठीक है। लेकिन फिर आप ओवर थिंकिंग शुरू कर देते हैं। अगर मैंने ये कोर्स किया और फ्यूचर में इसका यूज़ नहीं हुआ तो, अगर इससे बेटर कोई ऑप्शन बाद में मिल गया तो, अगर मैं इसे पूरा ही नहीं कर पाया तो लोग क्या सोचेंगे। अब देखिए, आपने एक सिंपल डिसीजन को इतना भारी बना दिया कि अब आपको खुद ही समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। यही वो पॉइंट है जहां एनालिसिस पैरालिसिस शुरू होता है। इसका मतलब है कि आप इतना एनालाइज कर रहे हैं कि आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। आप सोचते जा रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ बनाते जा रहे हैं, हर एंगल को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन एक्शन ज़ीरो है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस प्रोसेस में आप खुद को ये फील कराते रहते हैं कि आप बहुत प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ, मतलब मैं सीरियस हूँ। लेकिन सच ये है कि आप बस स्टक हैं। हमारा दिमाग नेचुरली सर्टेनिटी चाहता है। हम चाहते हैं कि जो भी डिसीजन लें वो 100% सही हो। लेकिन रियलिटी ये है कि लाइफ में बहुत कम डिसीजंस ऐसे होते हैं जो पूरी तरह परफेक्ट या गारंटीड होते हैं। फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं कि हर रिस्क को एलिमिनेट कर दें, हर पॉसिबिलिटी को समझ लें, हर आउटकम को प्रिडिक्ट कर लें। और यही ओवर थिंकिंग की जड़ है। जब हम बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स जोड़ देते हैं तो क्लैरिटी की जगह कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। जैसे अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 फैक्टर्स देखते हैं तो डिसीजन रिलेटिवली आसान होगा। लेकिन अगर आप 30 फैक्टर्स देखने लगते हैं तो हर फैक्टर एक नया डाउट लेकर आता है। फिर आप कंपेयर करते हैं, फिर रीचेक करते हैं, फिर डाउट करते हैं कि आपने सही कंपेयर किया या नहीं। इस तरह आपका दिमाग एक लूप में फंस जाता है। ओवर थिंकिंग का एक और बड़ा नुकसान ये है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खा जाता है। शुरुआत में आप अपने जजमेंट पर भरोसा करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ज़्यादा सोचते हैं आप खुद पर डाउट करने लगते हैं। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, शायद मुझे और रिसर्च करनी चाहिए। और ये शायद ही आपको डिसीजन से दूर ले जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग बहुत सोच समझ कर डिसीजंस लेते होंगे, लेकिन रियलिटी में वे लोग टाइमली डिसीजंस लेते हैं। वे इतना ही सोचते हैं जितना ज़रूरी है और फिर एक्शन लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि क्लैरिटी हमेशा सोचने से नहीं बल्कि करने से भी आती है। जब आप एक्शन लेते हैं तब आपको रियल फीडबैक मिलता है, जिससे आप सीखते हैं और अपने नेक्स्ट डिसीजंस को बेहतर बनाते हैं। ओवर थिंकिंग में एक हिडन प्रॉब्लम ये भी है कि ये हमें इमेजिनरी प्रॉब्लम्स में फंसा देता है। हम फ्यूचर के ऐसे सिनेरियोज बना लेते हैं जो शायद कभी होंगे ही नहीं। जैसे अगर ये हुआ तो, अगर वो गलत हो गया तो। हम अपने दिमाग में वर्स्ट केस सिचुएशंस क्रिएट करते हैं और फिर उनसे डर जाते हैं, जबकि रियलिटी में चीज़ें अक्सर उतनी ख़राब नहीं होती जितनी हम सोच लेते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल लें, अगर आपको किसी से बात करनी है, कोई आइडिया शेयर करना है या किसी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना है, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। अगर उसने मना कर दिया तो, अगर उसने मुझे जज किया तो, अगर मैं गलत बोल गया तो। और इन सब सोचों की वजह से आप एक्शन ही नहीं लेते। बाद में आपको रिग्रेट होता है कि काश मैंने कोशिश की होती। ओवर थिंकिंग हमें प्रेजेंट मोमेंट से भी दूर कर देता है। हम या तो पास्ट की मिस्टेक्स के बारे में सोचते रहते हैं या फ्यूचर की वरीज में उलझे रहते हैं, और इस प्रोसेस में हम वो क्लैरिटी खो देते हैं जो सिर्फ प्रेजेंट में रहकर मिलती है। जब आप प्रेजेंट में फोकस करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा सिंपल और मैनेजेबल लगती हैं। अब सवाल यह है कि क्या बिल्कुल भी सोचें नहीं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। सोचने की ज़रूरत है, एनालिसिस की भी ज़रूरत है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये लिमिट से ज़्यादा हो जाता है। जैसे खाने में नमक ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा नमक खाने को ख़राब कर देता है, वैसे ही थिंकिंग भी ज़रूरी है, लेकिन ओवर थिंकिंग डिसीजन मेकिंग को ख़राब कर देता है। तो सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले ये समझना कि इनफ इन्फॉर्मेशन क्या होती है। हर डिसीजन के लिए आपको अनलिमिटेड डेटा की ज़रूरत नहीं होती। आपको बस उतनी जानकारी चाहिए जो आपको एक रीजनेबल डिसीजन लेने में मदद करे। उसके बाद आपको खुद से कहना चाहिए, बस अब डिसाइड करना है। आप एक सिंपल रूल बना सकते हैं, जैसे कि किसी भी डिसीजन के लिए एक टाइम लिमिट सेट करना। मान लीजिए आपको किसी चीज़ पर डिसीजन लेना है, तो आप खुद को 1 दिन या 2 दिन का समय दें। उस टाइम में जितनी रेलेवेंट जानकारी मिल सकती है वो गैदर करें और फिर डिसीजन ले लें। इससे आपका दिमाग एंडलेसली सोचने के लूप में नहीं फंसेगा। एक और यूज़फुल अप्रोच है
गुड इनफ माइंडसेट। इसका मतलब है कि आपको परफेक्ट डिसीजन नहीं। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। बल्कि सफिशिएंटली गुड डिसीजन लेना है, क्योंकि परफेक्ट डिसीजन अक्सर एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अगर आप परफेक्ट के पीछे भागते रहेंगे तो आप एक्शन ही नहीं ले पाएंगे। ओवर थिंकिंग से निकलने का एक प्रैक्टिकल तरीका ये भी है कि आप अपने थॉट्स को लिखना शुरू करें। जब आप अपने दिमाग में सोचते रहते हैं तो सब कुछ मिक्स हो जाता है, लेकिन जब आप उसे लिखते हैं तो क्लैरिटी आती है कि असली कंसर्न्स क्या हैं और कौन से सिर्फ अननेसेसरी डाउट्स हैं। कई बार आपको खुद ही समझ आ जाता है कि आप बेवजह चीज़ों को बड़ा बना रहे थे। आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके कितने फियर्स एक्चुअली सच होते हैं। अगर आप ईमानदारी से देखें तो पाएंगे कि ज़्यादातर वर्स्ट केस सिनारियोस कभी होते ही नहीं। इससे धीरे धीरे आपका दिमाग ये समझने लगता है कि हर चीज़ को लेकर इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्शन खुद ओवर थिंकिंग का इलाज है। जब आप एक्शन लेते हैं तो आपका फोकस थिंकिंग से हटकर डूइंग पर आ जाता है और डूइंग में क्लैरिटी नेचुरली आती है। जैसे अगर आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लें, जब तक आप पानी में नहीं उतरेंगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ओवर थिंकिंग का एक इमोशनल साइड भी होता है। कई बार हम इसलिए ज़्यादा सोचते हैं क्योंकि हमें फेलियर का डर होता है, जजमेंट का डर होता है या कंट्रोल खोने का डर होता है। लेकिन अगर आप ये एक्सेप्ट कर लें कि मिस्टेक्स लाइफ का पार्ट है तो ओवर थिंकिंग अपने आप कम होने लगती है। आपको ये भी समझना होगा कि हर डिसीजन लाइफ चेंजिंग नहीं होता। हम कई छोटे डिसीजंस को भी इतना बड़ा बना देते हैं जैसे कि वही हमारी पूरी लाइफ डिसाइड कर देगा, जबकि रियलिटी में हम रोज़ इतने डिसीजंस लेते हैं और ज़्यादातर का इम्पैक्ट लिमिटेड होता है। ये समझ आपको हल्का फील कराएगी। एक और पावरफुल आइडिया है डिसाइड एंड एडजस्ट। इसका मतलब है कि पहले डिसीजन लें, फिर अगर ज़रूरत पड़े तो उसे एडजस्ट करें। आपको शुरुआत में ही सब कुछ परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ कोई वन शॉट गेम नहीं है जहाँ एक गलत मूव से सब खत्म हो जाए। आप सीखते हैं, सुधारते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओवर थिंकिंग आपको स्लो बना देता है, जबकि आज की दुनिया में स्पीड भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी एक्यूरेसी। अगर आप बहुत देर तक सोचते रहेंगे तो कई अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकल जाएंगी। कभी कभी एवरेज डिसीजन जल्दी लेना परफेक्ट डिसीजन देर से लेने से बेहतर होता है। आखिर में बात इतनी सी है कि ज़्यादा एनालिसिस हमेशा बेटर डिसीजन नहीं देता। कई बार ये डिसीजन को और ख़राब कर देता है या डिले कर देता है। इसलिए आपको अपने थिंकिंग प्रोसेस पर कंट्रोल रखना सीखना होगा। सोचिए लेकिन लिमिट में, समझिए लेकिन ओवर कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्शन लीजिए। जब आप ये हैबिट बना लेते हैं कि इनफ सोच लिया, अब डिसाइड करना है, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्लैरिटी बढ़ती है और आप लाइफ में आगे बढ़ने लगते हैं। क्योंकि अंत में वही लोग आगे जाते हैं जो सिर्फ सोचते नहीं बल्कि करते भी हैं। कई बार आपने महसूस किया होगा कि बिना ज़्यादा सोचे समझे भी आप सही डिसीजन ले लेते हैं। अंदर से एक आवाज़ आती है, ये सही है या इससे दूर रहो, और बाद में पता चलता है कि आपका वो गट फीलिंग सही था। बहुत लोग इसे मैजिक या सिक्स्थ सेंस समझते हैं, लेकिन असल में इंट्यूशन कोई जादू नहीं है। ये हमारे दिमाग की एक स्मार्ट एबिलिटी है जो धीरे धीरे टाइम के साथ डेवलप होती है। इसे सिंपल भाषा में समझें तो इंट्यूशन बेसिकली पैटर्न रिकग्निशन है, यानी कि आपका दिमाग पुराने एक्सपीरियंसेस के पैटर्न्स को पहचान कर तुरंत डिसीजन दे देता है। जब आप किसी काम को बार बार करते हैं, उसमें मिस्टेक्स करते हैं, सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो आपका ब्रेन उस एक्सपीरियंस को स्टोर करता रहता है। ये स्टोरेज सिर्फ फैक्ट्स का नहीं होता, बल्कि सिचुएशंस, इमोशंस, आउटकम्स सबका मिक्स होता है। धीरे धीरे आपका दिमाग ये सीख जाता है कि कौन सी सिचुएशन में क्या आउटकम आने वाला है, और फिर फ्यूचर में जब सिमिलर सिचुएशन आती है तो आपका ब्रेन इंस्टेंटली सिग्नल देता है बिना लंबा एनालिसिस किए। मान लीजिए आप लंबे टाइम से ड्राइविंग कर रहे हैं। शुरुआत में आपको हर चीज़ कॉन्शियसली करनी पड़ती थी, क्लच कब दबाना है, ब्रेक कब लगाना है, गियर कब बदलना है। लेकिन कुछ समय बाद ये सब ऑटोमेटिक हो गया। अब आप बिना ज़्यादा सोचे स्मूथली ड्राइव करते हैं। अगर अचानक सामने से कोई गाड़ी आ जाए या कोई खतरा दिखे तो आप इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं। आपने उस मोमेंट में बैठकर एनालिसिस नहीं किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आपका इंट्यूशन काम करता है, और ये इंट्यूशन प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से ही बना है। इसी तरह अगर कोई पर्सन लंबे समय से बिजनेस में है तो वो कई बार सिर्फ एक नज़र में समझ जाता है कि कोई डील सही है या नहीं। वो हर बार स्प्रेडशीट्स खोलकर डेटा एनालाइज करके ही डिसीजन नहीं लेता। उसका एक्सपीरियंस उसे इंस्टेंटली सिग्नल्स देता है। ये सिग्नल्स ही इंट्यूशन है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इंट्यूशन अचानक से नहीं आया। ये सालों की लर्निंग, फेलियर्स,
ऑब्जर्वेशंस और एक्शंस का रिजल्ट है। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वे इंट्यूशन को बिना एक्सपीरियंस के ही ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं। अगर आपने किसी फील्ड में काम ही नहीं किया, उसमें कुछ सीखा ही नहीं, तो आपका गट फीलिंग रिलायबल नहीं होगा, क्योंकि इंट्यूशन की क्वालिटी आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है। अगर एक्सपीरियंस शैलो है तो इंट्यूशन भी वीक होगा। इसलिए इंट्यूशन पर ट्रस्ट तभी करना चाहिए जब आपने उस एरिया में टाइम और एफर्ट लगाया हो। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंट्यूशन फास्ट होता है। ये स्लो थिंकिंग के मुकाबले बहुत जल्दी डिसीजन देता है। जब आप हर चीज़ को एनालाइज करते हैं, प्रॉस कॉन्स लिखते हैं, हर पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करते हैं, तो वो स्लो थिंकिंग है। वो ज़रूरी है, खासकर नए सिचुएशंस में। लेकिन जब आप किसी चीज़ में एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं तो इंट्यूशन आपको सेकंड्स में आंसर दे देता है, और कई बार वो आंसर उतना ही एक्यूरेट होता है जितना लंबा एनालिसिस करके आता। जैसे एक एक्सपीरियंस डॉक्टर कई बार पेशेंट को देखकर ही अंदाज़ा लगा लेता है कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है। वो तुरंत टेस्ट सजेस्ट कर देता है, क्योंकि उसने पहले भी ऐसी केसेस देखे होते हैं। वहीं एक नया डॉक्टर हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेगा, जो गलत नहीं है लेकिन स्लो है। एक्सपीरियंस के साथ इंट्यूशन डेवलप होता है, जो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों देता है। इंट्यूशन को समझने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम ये समझें कि हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली पैटर्न्स ढूंढता रहता है। जब भी आप कोई सिचुएशन फेस करते हैं, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उसे पास्ट एक्सपीरियंसेस से कंपेयर करता है। अगर उसे कोई सिमिलर पैटर्न मिलता है तो वो तुरंत सिग्नल देता है, ये सेफ है या ये रिस्की है। ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि हमें कॉन्शियस लेवल पर पता भी नहीं चलता। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर देते हैं या उस पर डाउट करने लगते हैं। कई बार अंदर से साफ सिग्नल आता है, लेकिन हम ओवर थिंकिंग शुरू कर देते हैं। नहीं, मुझे और सोच लेना चाहिए, शायद मैं गलत हूँ, डेटा क्या कहता है। और इस प्रोसेस में हम अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को दबा देते हैं। धीरे धीरे हम खुद पर ट्रस्ट खोने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इंट्यूशन हमेशा सही होता है। कभी कभी ये गलत भी हो सकता है, खासकर तब जब हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस लिमिटेड या बायस्ड हो। जैसे अगर किसी ने कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ज़्यादा देखे हैं तो उसका इंट्यूशन हर नई सिचुएशन को भी रिस्की मान सकता है, भले ही वो सेफ हो। इसलिए इंट्यूशन को ब्लाइंडली फॉलो करना भी सही नहीं है, इसे समझदारी से यूज़ करना ज़रूरी है। एक बैलेंस्ड अप्रोच ये है कि आप इंट्यूशन को एक सिग्नल की तरह देखें, फाइनल ट्रूथ की तरह नहीं। अगर आपका गट कुछ कह रहा है तो उसे इग्नोर मत करें, उसे कंसिडर करें, लेकिन ज़रूरत पड़े तो थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग भी अप्लाई करें, खासकर जब स्टेक्स हाई हो या सिचुएशन कंप्लीटली नई हो। इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन लेना। जितना ज़्यादा आप रियल वर्ल्ड में काम करेंगे, उतना ही आपका ब्रेन पैटर्न्स सीखता जाएगा। सिर्फ किताबें पढ़ने या वीडियोस देखने से इंट्यूशन डेवलप नहीं होता। वो नॉलेज देता है, लेकिन इंट्यूशन एक्सपीरियंस से आता है। जब आप खुद डिसीजंस लेते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, रिजल्ट्स देखते हैं, तभी आपका ब्रेन सीखता है। रिफ्लेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक्सपीरियंस होना काफ़ी नहीं है, आपको उस एक्सपीरियंस से सीखना भी आना चाहिए। अगर आपने कोई डिसीजन लिया और उसका रिजल्ट अच्छा या बुरा आया, तो थोड़ा टाइम निकाल कर सोचें कि ऐसा क्यों हुआ, क्या सही किया, क्या गलत किया। ये रिफ्लेक्शन आपके ब्रेन को पैटर्न्स को और क्लियरली समझने में मदद करता है। धीरे धीरे आपका इंट्यूशन शार्प होता जाता है। आप छोटी छोटी चीज़ों में भी सिग्नल्स पकड़ने लगते हैं, जैसे किसी की बॉडी लैंग्वेज, टोन, सिचुएशन का वाइब। ये सब चीज़ें मिलकर आपको जल्दी और बेटर डिसीजंस लेने में मदद करती हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये प्रोसेस नेचुरल होता है। आपको अलग से कोई मैजिक ट्रिक सीखने की ज़रूरत नहीं होती। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इंट्यूशन कॉन्फिडेंस से भी जुड़ा हुआ है। जब आप बार बार सही डिसीजंस लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप अपने गट पर ज़्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं। वहीं अगर आप हर बार डाउट करते रहेंगे तो इंट्यूशन वीक हो जाएगा। इसलिए सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड करना भी बहुत ज़रूरी है। कई सक्सेसफुल लोग ओपनली कहते हैं कि वे अपने इंट्यूशन पर भरोसा करते हैं, लेकिन अगर आप उनकी जर्नी देखें तो आपको पता चलेगा कि उनका इंट्यूशन रैंडम नहीं है। वो सालों के एक्सपीरियंस, फेलियर्स और सीखने का रिजल्ट है। उन्होंने इतना प्रैक्टिस किया होता है कि उनका ब्रेन ऑटोमेटिकली सही पैटर्न्स पहचान लेता है। अब सवाल ये है कि आपको अपने इंट्यूशन पर कब ट्रस्ट करना चाहिए। सबसे सिंपल आंसर है जब आप उस एरिया में एक्सपीरियंस्ड हों। अगर आपने किसी फील्ड में टाइम स्पेंड किया है, उसमें काम किया है, चैलेंजेस फेस किए हैं, तो आपका गट फीलिंग वैल्यूएबल है। वहीं अगर आप किसी कम्प्लीटली नए फील्ड में हैं तो वहाँ इंट्यूशन के साथ साथ लॉजिकल एनालिसिस भी ज़रूरी है। आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब भी आपको कोई डिसीजन लेना हो, पहले अपने गट फीलिंग को नोटिस करें। पहला इंस्टिंक्ट क्या कह रहा है, फिर थोड़ा सोच समझकर डिसीजन लें। बाद में कंपेयर करें कि इंट्यूशन और फाइनल डिसीजन में क्या फ़र्क था और रिजल्ट क्या आया। इससे आपको समझ आएगा कि आपका इंट्यूशन कितना एक्यूरेट है।
धीरे धीरे आप अपने इंट्यूशन की लैंग्वेज समझने लगेंगे। आपको पता चलने लगेगा कि कौन सा फीलिंग जेन्युइन है और कौन सा सिर्फ डर या डाउट है। ये स्किल टाइम के साथ इम्प्रूव होती है। आखिर में बात इतनी सी है कि इंट्यूशन कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंस का कंप्रेस्ड फॉर्म है। ये आपके पास्ट लर्निंग को एक फास्ट सिग्नल में बदल देता है। इसीलिए इसे इग्नोर करना भी नुकसानदायक है और ब्लाइंडली फॉलो करना भी। सही तरीका है इसे समझना, डेवलप करना और वाइजली यूज़ करना। जब आप एक्शन लेते हैं, सीखते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, तो आपका इंट्यूशन दिन ब दिन बेहतर होता जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब आप बिना ज़्यादा ओवरथिंकिंग के भी अच्छे डिसीजंस लेने लगते हैं। यही इंट्यूशन की असली ताकत है, फास्ट, प्रैक्टिकल और डीपली इन्फॉर्म्ड। इसलिए अगली बार जब आपका गट कुछ कहे तो उसे तुरंत रिजेक्ट मत करें। थोड़ा रुकें, सुनें, समझें, क्योंकि हो सकता है कि आपका दिमाग आपके ही पास्ट एक्सपीरियंसेस से आपको एक स्मार्ट शॉर्टकट दे रहा हो जो आपको सही डायरेक्शन में ले जा सकता है। कई बार हमें लगता है कि हम बहुत स्मार्ट तरीके से सोच रहे हैं, हर एंगल से चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन सच ये होता है कि हमारा दिमाग हमें ही सटली ट्रिक कर रहा होता है। हम सोचते हैं कि हम लॉजिकल हैं, लेकिन हमारे डिसीजंस पर हिडन बायसेस का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। ये बायसेस ऐसे मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं जो हमारा ब्रेन जल्दी डिसीजन लेने के लिए यूज़ करता है, लेकिन कई बार ये हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओवर थिंकिंग अक्सर कोई डीप थिंकिंग नहीं होती, बल्कि वही बायसेस बार बार लूप में चल रहे होते हैं। मान लीजिए आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं, जैसे कि जॉब चेंज करनी है या नहीं। आपने सोचना शुरू किया, प्रोस कॉन्स लिखे, ऑप्शंस कंपेयर किए। बाहर से देखने पर लगता है कि आप बहुत सीरियसली एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आप बार बार वही थॉट्स रिपीट कर रहे होते हैं, वही डर, वही असम्पशंस, बस आपको लगता है कि आप नया कुछ सोच रहे हैं। यही बायस लूप है जो ओवर थिंकिंग को फ्यूल देता है। सबसे कॉमन बायस है लॉस अवर्जन, यानी कि कुछ खोने का डर। हमारा दिमाग नेचुरली लॉस को अवॉइड करना चाहता है। अगर आपको 100 रुपये मिलने की खुशी मिलती है तो 100 रुपये खोने का दुख उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसी वजह से हम डिसीजंस लेते समय पोटेंशियल लॉस पर ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय पोटेंशियल गेन के। जैसे अगर आपको एक नई जॉब का ऑफर मिलता है तो आप सोचते हैं, अगर नई जॉब अच्छी नहीं निकली तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरी करंट स्टेबिलिटी चली गई तो। ये सारे थॉट्स लॉस अवर्जन से आते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ये बायस आपको सेफ तो रखता है, लेकिन ग्रोथ को रोक भी देता है। आप हर बार रिस्क अवॉइड करने लगते हैं, इवन जब रिस्क कैलकुलेटेड और मैनेजेबल हो। और फिर आप ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग बार बार वर्स्ट केस सिनेरियोस बना रहा होता है। आप सोचते हैं कि आप केयरफुल हैं, लेकिन असल में आप डर के इन्फ्लुएंस में डिसीजन ले रहे होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बायस है कॉन्फर्मेशन बायस। इसका मतलब है कि हम वही इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जो हमारे पहले से बने हुए बिलीव्स को सपोर्ट करे। अगर आपने मन में डिसाइड कर लिया कि ये ऑप्शन रिस्की है, तो आप इंटरनेट पर लोगों से हर जगह वही एग्जाम्पल्स ढूंढेंगे जो इसे रिस्की साबित करें। आप उन केसेस को इग्नोर कर देंगे जहां वो ऑप्शन सक्सेसफुल रहा हो। इस तरह आपका एनालिसिस बैलेंस्ड नहीं रहता, वो बायस्ड हो जाता है। ये बायस बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये आपको ये इल्यूजन देता है कि आप फैक्ट्स के बेसिस पर डिसीजन ले रहे हैं, जबकि आप सेलेक्टिवली फैक्ट्स चुन रहे होते हैं। आप खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि देखो मैंने रिसर्च किया है, लेकिन आपने सिर्फ वही रिसर्च किया है जो आपके डर या बिलीफ को सही साबित करे। और फिर आप ओवर थिंकिंग में और गहरे फंस जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अभी भी कुछ मिसिंग है, जबकि असल में आप एक ही डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं। तीसरा बायस है ओवर कॉन्फिडेंस। ये थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें आपको लगता है कि आप बहुत श्योर हैं, बहुत सही हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस कई बार रियल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड नहीं होता, बल्कि असम्पशंस पर होता है। जैसे कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे सब पता है, और वो न्यू इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर देता है। या फिर वो अपने पास्ट सक्सेस के बेसिस पर हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट हो जाता है, भले ही सिचुएशन अलग हो। ओवर कॉन्फिडेंस भी ओवर थिंकिंग को बढ़ा सकता है, क्योंकि आप अपने असम्पशंस को बार बार जस्टिफाई करने लगते हैं। अगर कोई चीज़ आपके बिलीफ से मैच नहीं करती तो आप उसे एनालाइज करते रहते हैं, जब तक कि वो समहाउ आपके बिलीफ में फिट ना हो जाए। इस प्रोसेस में आप ऑब्जेक्टिव थिंकिंग खो देते हैं। इन बायसेस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इनविजिबल होते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि आप इनके इन्फ्लुएंस में हैं। आपको लगता है कि आप पूरी तरह रैशनल हैं। यही वजह है कि ओवर थिंकिंग इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जबकि आप एक मेंटल लूप में फंसे होते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल लें। अगर किसी ने पहले बिजनेस में लॉस देखा है, तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली हर नई अपॉर्चुनिटी में रिस्क देखेगा। वो हर छोटी डिटेल को एनालाइज करेगा, हर पॉसिबिलिटी को चेक करेगा, लेकिन असल में
वो सिर्फ अपने पास लॉस के डर को जस्टिफाई कर रहा होगा। वो सोच रहा है कि मैं स्मार्ट डिसीजन ले रहा हूँ, लेकिन वो बायस ड्रिवन ओवर थिंकिंग है। इसी तरह रिलेशनशिप्स में भी ये बायसेस दिखते हैं। अगर किसी को पहले बिट्रेयल मिला है तो वो हर नई रिलेशनशिप में डाउट करेगा। वो हर छोटी बात को एनालाइज करेगा, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने रिप्लाई लेट क्यों किया, और ये ओवर थिंकिंग उसे मेंटली थका देती है, जबकि असल में वो कन्फर्मेशन बायस और लॉस अवर्जन के मिक्स में फंसा हुआ है। तो अब सवाल ये है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। आपको ये समझना होगा कि आपका दिमाग हमेशा न्यूट्रल नहीं होता, उसमें बायसेस होते हैं जो आपकी थिंकिंग को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तभी आप उन्हें पहचानना शुरू कर सकते हैं। एक बहुत पावरफुल सवाल है जो आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या मैं फैक्ट्स एनालाइज कर रहा हूँ या मैं अपने बायस को फीड कर रहा हूँ। ये सवाल सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। जब भी आप किसी डिसीजन में स्टक हों, थोड़ा रुक कर ये सवाल पूछें। अगर आप ऑनेस्टली आंसर देंगे तो कई बार आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आप लूप में फंसे हुए हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि क्या आप बैलेंस्ड इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं या नहीं। अगर आप किसी डिसीजन के लिए सिर्फ नेगेटिव एग्जाम्पल्स देख रहे हैं तो कॉन्शियसली पॉजिटिव एग्जाम्पल्स भी देखें। अगर आप सिर्फ अपने बिलीफ को सपोर्ट करने वाली बातें सुन रहे हैं तो ऑपोजिट व्यू पॉइंट भी समझने की कोशिश करें। इससे आपका पर्सपेक्टिव वाइडर होगा और बायस का इफेक्ट कम होगा। एक और हेल्पफुल तरीका है डिसीजन को सिंप्लीफाई करना। बायसेस अक्सर तब ज़्यादा एक्टिव होते हैं जब सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होती है। अगर आप चीज़ों को सिंपल टर्म्स में देखेंगे, क्या ये ऑप्शन लॉजिकली सही है, क्या रिस्क मैनेजेबल है, तो क्लैरिटी बढ़ेगी। ज़्यादा डिटेल्स में जाने से कभी कभी क्लैरिटी नहीं बल्कि कन्फ्यूजन बढ़ता है। आप अपने डिसीजंस को टाइम बाउंड भी बना सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम आप सोचने में लगाते हैं उतना ज़्यादा मौका बायसेस को मिलता है कि वे आपको इन्फ्लुएंस करें। अगर आप एक रीजनेबल टाइम में डिसीजन ले लेते हैं तो आप उस लूप से बच सकते हैं। रिफ्लेक्शन भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई डिसीजन लेते हैं और उसका रिजल्ट आता है तो ये एनालाइज करें कि आपके थिंकिंग प्रोसेस में कौन से बायसेस एक्टिव थे। क्या आपने किसी चीज़ को इग्नोर किया, क्या आपने किसी डर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। ये अवेयरनेस धीरे धीरे आपकी थिंकिंग को इम्प्रूव करेगी। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बायसेस पूरी तरह खत्म नहीं होते, ये हमारे ब्रेन का पार्ट है, लेकिन हम इन्हें मैनेज करना सीख सकते हैं। जैसे एक ड्राइवर को पता होता है कि रोड पर ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं तो वो एक्स्ट्रा अटेंशन देता है, वैसे ही अगर आपको अपने मेंटल ब्लाइंड स्पॉट्स का पता है तो आप बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर बार ज़्यादा सोचना बेटर नहीं होता। कई बार ये सिर्फ वही बायस्ड थॉट्स को रिपीट करना होता है। अगर आप इसे पहचान लेते हैं तो आप कॉन्शियसली उस लूप को ब्रेक कर सकते हैं। आपको ये भी समझना होगा कि परफेक्ट क्लैरिटी कभी नहीं मिलेगी, बायसेस हमेशा थोड़े बहुत रहेंगे, लेकिन गोल ये है कि आप इनफ क्लैरिटी के साथ डिसीजन लें और आगे बढ़ें, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको रियल फीडबैक मिलता है जो बायसेस को करेक्ट करने में मदद करता है। धीरे धीरे जब आप इन बायसेस को पहचानने लगते हैं तो आपकी थिंकिंग साफ होने लगती है। आप समझ पाते हैं कि कौन सा थॉट जेन्युइन है और कौन सा सिर्फ फियर या असम्पशन है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप ब्लाइंडली रिएक्ट नहीं कर रहे बल्कि कॉन्शियसली चूज कर रहे हैं। आखिर में बात इतनी सी है कि ओवर थिंकिंग अक्सर डीप इंटेलिजेंस का साइन नहीं होता बल्कि हिडन बायसेस का रिजल्ट होता है। जब आप इसे समझ जाते हैं तो आप अपने माइंड को बेटर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। आप हर थॉट को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते बल्कि उसे क्वेश्चन करते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी डिसीजन में फंस जाएं और लगे कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो बस एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं सच में फैक्ट्स देख रहा हूँ या मैं अपने ही बायस को बार बार रीइंफोर्स कर रहा हूँ। ये छोटा सा सवाल आपको एक बड़े मेंटल ट्रैप से बाहर निकाल सकता है। और जब आप इस अवेयरनेस के साथ डिसीजंस लेने लगते हैं तो धीरे धीरे ओवर थिंकिंग कम हो जाता है, क्लैरिटी बढ़ती है और आप लाइफ में ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बैलेंस तरीके से आगे बढ़ने लगते हैं। यही असली गोल है, परफेक्ट सोचना नहीं बल्कि सही डायरेक्शन में सोचना। हमारी डेली लाइफ में हम सैकड़ों डिसीजंस लेते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम अक्सर हर डिसीजन को ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस बना देते हैं। हमें लगता है कि जो भी चॉइस हम अभी करेंगे वही हमारी पूरी लाइफ को डिफाइन कर देगी। इसी सोच की वजह से हम ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। हम हर छोटी चीज़ को भी ऐसे एनालाइज करने लगते हैं जैसे वो एक फाइनल परमानेंट फैसला हो जिसे बाद में बदला ही नहीं जा सकता, जबकि रियलिटी इससे काफ़ी अलग है। लाइफ के ज़्यादातर डिसीजंस रिवर्सिबल होते हैं, यानी उन्हें बाद में बदला या एडजस्ट किया जा सकता है। मान लीजिए आपको कोई नया स्किल सीखना है, जैसे कोडिंग, डिज़ाइन या पब्लिक स्पीकिंग। अब अगर आप इसे एक परमानेंट डिसीजन मान लेते हैं
अगर मैंने ये शुरू किया और ये सही चॉइस नहीं निकली तो आप शायद शुरू ही नहीं करेंगे। आप रिसर्च करते रहेंगे, ऑप्शंस कंपेयर करते रहेंगे, परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार करेंगे। लेकिन अगर आप इसे रिवर्सिबल डिसीजन की तरह देखें, चलो ट्राई करके देखते हैं, अगर अच्छा नहीं लगा तो स्विच कर लेंगे, तो सडनली चीज़ें हल्की लगने लगती हैं, प्रेशर कम हो जाता है और आप आसानी से एक्शन ले पाते हैं। असल में हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी से डरता है। वो चाहता है कि हर डिसीजन सेफ हो, परफेक्ट हो और उसका आउटकम प्रेडिक्टेबल हो। लेकिन क्योंकि ऐसा रेयरली पॉसिबल होता है, हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। हम हर एंगल को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, हर रिस्क को एलिमिनेट करना चाहते हैं, और इस प्रोसेस में हम इतना टाइम और एनर्जी खर्च कर देते हैं कि डिसीजन लेना ही मुश्किल हो जाता है। अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करें तो पाएंगे कि आपकी लाइफ के ज़्यादातर डिसीजंस एक्चुअली रिवर्सिबल हैं। जैसे कि आपने कोई कोर्स चुना, आप बाद में चेंज कर सकते हैं। आपने कोई जॉब ली, आप स्विच कर सकते हैं। आपने कोई हैबिट शुरू की, आप उसे मॉडिफाई या छोड़ सकते हैं। यहाँ तक कि कई रिलेशनशिप्स में भी एडजस्टमेंट्स पॉसिबल होते हैं। फिर भी हम इन्हें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे ये लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट्स हों। यही माइंडसेट हमें अननेसेसरीली हैवी बना देता है। हम हर डिसीजन को लाइफ और डेथ सिचुएशन बना देते हैं। अगर ये गलत हो गया तो सब खत्म हो जाएगा, जबकि रियलिटी में ऐसा रेयरली होता है। लाइफ फ्लेक्सिबल है और हमें भी अपने डिसीजंस को उसी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ देखना चाहिए। एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया है हर डिसीजन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल डिसीजंस वो होते हैं जिन्हें आप बाद में बदल सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं या अंडू कर सकते हैं। इरिवर्सिबल डिसीजंस वो होते हैं जिनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म और परमानेंट होता है, जैसे कि मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, मैरिज या कुछ स्पेसिफिक लाइफ चॉइसेस। अब प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। हम रिवर्सिबल डिसीजंस को भी इरिवर्सिबल की तरह ट्रीट करते हैं और फिर उनके लिए ओवर थिंकिंग शुरू कर देते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि रिवर्सिबल डिसीजंस को हम जल्दी लें और आगे बढ़ें, क्योंकि अगर वो गलत भी निकले तो हम उन्हें करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सा जिम ज्वाइन करना है या वीकेंड में क्या करना है, ये सब रिवर्सिबल डिसीजंस हैं। इनमें ज़्यादा टाइम लगाने का कोई खास फ़ायदा नहीं है। आप एक ऑप्शन चुनिए, ट्राई कीजिए और अगर अच्छा ना लगे तो चेंज कर लीजिए। इसमें परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होती है, जैसे कि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, करियर शिफ्ट या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ये इरिवर्सिबल या लेस रिवर्सिबल डिसीजंस होते हैं, इसलिए इनमें थोड़ा केयरफुल होना सही है। लेकिन यहाँ भी ओवर थिंकिंग की लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि इन्फिनिट सोचने से क्लैरिटी नहीं आती। इस अप्रोच का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपके दिमाग का क्लटर कम कर देता है। जब आप हर डिसीजन को इक्वली इंपॉर्टेंट मानते हैं तो आपका ब्रेन ओवरलोड हो जाता है। लेकिन जब आप क्लासिफाई करना शुरू करते हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है, तो आपका थिंकिंग प्रोसेस क्लियर हो जाता है। आप जानते हैं कि कहाँ जल्दी डिसाइड करना है और कहाँ थोड़ा टाइम लेना है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आप रिवर्सिबल डिसीजंस को जल्दी लेने लगते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ती है। आप ज़्यादा चीज़ें ट्राई करते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करते हैं और ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, क्योंकि आप स्टक नहीं रहते, आप मूव करते रहते हैं और मूवमेंट से ही ग्रोथ आती है। इसके उलट अगर आप हर डिसीजन में परफेक्ट चॉइस ढूंढने लगेंगे तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाएंगी, टाइम चला जाएगा और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। कई बार एवरेज डिसीजन लेकर आगे बढ़ना परफेक्ट डिसीजन का इंतज़ार करने से बेहतर होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक प्रैक्टिकल तरीका ये है कि जब भी आप किसी डिसीजन में फंसें, खुद से पूछें, क्या मैं इसे बाद में बदल सकता हूँ? अगर आंसर हाँ है तो इसका मतलब है कि ये रिवर्सिबल डिसीजन है और आपको इसे जल्दी लेना चाहिए। अगर आंसर नहीं है तो थोड़ा टाइम लेकर सोचें, लेकिन फिर भी एक पॉइंट पर डिसाइड करें। ये सवाल बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। ये आपको अननेसेसरी ओवरथिंकिंग से बचाता है और आपको क्लैरिटी देता है कि आपको कितना एफर्ट लगाना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रिवर्सिबल डिसीजंस में भी हम अक्सर डरते हैं, क्योंकि हमें फेलियर का डर होता है। हमें लगता है कि अगर हमने गलत चॉइस कर ली तो लोग क्या सोचेंगे या हम खुद को कैसे फील करेंगे। लेकिन अगर आप इसे एक्सपेरिमेंट की तरह देखें, मैं ट्राई कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो ये डर कम हो जाता है। लाइफ में बहुत कुछ ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं। कोई भी शुरू से परफेक्ट नहीं होता। अगर आप हर बार परफेक्ट डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ नया ट्राई ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल माइंडसेट रखते हैं तो आप आसानी से अडेप्ट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लें, अगर आप कंटेंट क्रिएशन शुरू करना चाहते हैं, अब आप सोचते हैं कौन सा प्लेटफॉर्म सही रहेगा, क्या निश चुनूं? अगर ये नहीं चला तो, और आप महीनों तक सोचते रहते हैं। लेकिन अगर आप इसे रिवर्सिबल डिसीजन मान लें, चलो एक प्लेटफॉर्म से शुरू करते हैं,
बाद में चेंज कर लेंगे तो आप जल्दी एक्शन ले पाएंगे। धीरे धीरे आपको खुद समझ आने लगेगा कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। ये क्लैरिटी आपको थिंकिंग से नहीं बल्कि डूइंग से मिलेगी, और यही इस अप्रोच की असली ताकत है। जब आप डिसीजंस को लाइटली लेना सीखते हैं तो आपकी मेंटल एनर्जी बचती है। आप हर छोटी चीज़ पर स्ट्रेस नहीं लेते, आपका माइंड रिलैक्स्ड रहता है और आप ज़्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव बनते हैं, क्योंकि आपका फोकस ओवर थिंकिंग से हटकर एक्शन पर आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको केयरलेस होना है, इसका मतलब ये है कि आपको स्मार्ट होना है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ डेप्थ में जाना है, और जहाँ नहीं है वहाँ सिंप्लिसिटी रखनी है। ये बैलेंस ही आपको एफिशिएंट बनाता है।